दमयंती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे। और इनके संग्रहों में यदि देखें तो कहानी संग्रह हैं लिली, चतुरी चमार, सुकुल की बीवी, सखी और देवी। इनके रेखा चित्र भी इन्होंने निराला लिखे हैं, कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया इनके प्रसिद्ध। तो इस प्रकार निराला का जो है साहित्यिक जीवन है वो विविधताओं से भी भरा हुआ है। और इसके बाद चौथी कवि, समय को ध्यान में रख करके थोड़ा सा हमें जल्दी बात करनी पड़ रही, जहाँ जो कि विद्यार्थियों के लिए जो 4 कवियों की हम बात करने वाले थे उनको कम से कम पहुँचा तो दें। विशेष बात तो हम क्या कर पाएंगे, लेकिन चौथी कवित्री जो हैं वो हैं महादेवी वर्मा, जिनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनका जन्म जो है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था 26 मार्च 1907 को, और इनकी मृत्यु भी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस तरह से अब देखिए कि महादेवी वर्मा हों, इनकी मृत्यु इलाहाबाद, निराला हैं इलाहाबाद, और पंत हैं इलाहाबाद, और प्रसाद तो काशी, इलाहाबाद काशी में 60 किलोमीटर का अंतर है। हाँ। तो ये जो कर्म भूमि रही इलाहाबाद उस समय इन सारे कवियों की, तो वह तोड़ता पत्थर जो तोड़ती पत्थर इस चीज़ से भी प्रतीक है। हाँ, प्रतीकात्मक है। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा। उनकी काव्य रचनाओं पर यदि नज़र डालें तो निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, ये 4 कविता संग्रह हैं। और चारों कविता संग्रहों का संकलन यामा के रूप में 1940 में प्रकाशित हुआ, और 5वां कविता संग्रह जो है दीप शिखा वो 1942 में प्रकाशित हुआ। इन रचनाओं में से कुछ प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं, यह मंदिर का दीप, बसंत रजनी, शलभ में, शाप में, वर हूँ मैं, नीर भरी दुख की बदली, बिरह का जलजात जीवन, क्यों वह प्रिय आता पार नहीं, और चिर सजग आँखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। तो महादेवी वर्मा की कविताएं, महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। तो मीरा ने जिस प्रकार उस कृष्ण से अपना जीवन जोड़ा कि जा के सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, उसी प्रकार महादेवी वर्मा ने भी अपने व्यवहारिक जीवन में संबंध तोड़कर उस अनंत से अपना संबंध जोड़ा, उसे अपना प्रियतम माना, और आजीवन उसी प्रियतम के बिछड़ने के दर्द को अपनी कविताओं में व्यक्त करती रहीं। रामशंकर जी, शायद ऐसा भी है कि जिस दिन उनका विवाह हुआ था उसी दिन उनके पति ने उन्हें त्याग दिया था कि अरे तुम इतनी कुरूप हो, तुम्हारे साथ मैं जीवन कैसे बिता सकता हूँ। जब हम साहित्य की बात करते हैं तो हम कभी भी उसके बाह्य सौंदर्य की बात नहीं करते हैं, उसके आंतरिक सौंदर्य की बात करते हैं, क्योंकि जितना अंतर सुंदर है उतना ही वो उसमें सौंदर्य है। बाह्य सौंदर्य तब ज़्यादा उपयोगी होता है या वह सुंदर लगता है जब अंतर भी सुंदर हो। तो शायद उनके पति ने उनके आंतरिक सौंदर्य को नहीं देखा था और सिर्फ बाह्य सौंदर्य को देखकर ही उन्हें त्याग दिया था। हाँ, और यही पीड़ा, यही दुख जो है उनकी कविता का विषय बन फिर गया। अपना संबंध उस अनंत ईश्वर से और उससे मिलने के लिए आपने कहा जो बाह्य सुंदरता से, देखिए उनकी कविताओं में भी जो कैसे कि शशि के दर्पण में देख देख मैंने सुलझाए तिमिर केस, गूंथे चुन तारक पारिजात, अब गुंठन कर किरणें अशेष, क्यों आज रिझा पाया उसको मेरा अभिनव श्रृंगार नहीं, क्यों वह प्रिय आता पार नहीं। ये मिलने की इच्छा है। आप देखिए पूरे जीवन वो मिलना चाहती हैं। तरह तरह उनकी जो कविता संग्रहों पर हमने नज़र डाली कि निहार यानी सुबह से लेकर और सांध्य गीत और दीप शिखा तक पूरे दिन की ये यात्रा है जी। और सांध्य गीत संध्या के समय जब वह प्रियतम नहीं आता है, सुबह से वो श्रृंगार करती हैं, सजती संवरती हैं उससे मिलने के लिए, लेकिन संध्या के समय निराश हो जाती हैं, वह प्रियतम पार नहीं आता है। तो एक अतृप्त कामना, फिर दूसरे दिन फिर तैयारी। लेकिन ये भी ध्यान रखने की बात है कि महादेवी वर्मा उससे मिलना तो चाहते ही नहीं हैं, कि जो सुख जो है, जो आनंद है विरह में है, वो मिलन में कहाँ है जी। और इसीलिए वो आगे एक कविता में कहती हैं कि अगर तू मुझे मिल जाएगा तो क्या होगा, बहुत से बहुत होगा कि क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, अरे रहने दे हे देव, अरे यह मेरे मिटने का अधिकार, मैं तो जन्म जन्मांतर तक मिट कर भी तुझसे बिछड़ने के दर्द को सहना चाहती हूँ। यह महादेवी वर्मा की विरह वेदना है। और यहाँ पर हमें सूर याद आ जाते हैं। बिल्कुल कि बिल्कुल उनकी गोपियाँ कहती हैं कि हम कोटि जन्मों तक
विरहणी के रूप में रहना स्वीकार करेंगे, लेकिन हमें मुक्ति नहीं चाहिए। कृष्ण के बिना हमें मुक्ति नहीं चाहिए। उस निर्गुण निराकार की उपासना हम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर महादेवी वर्मा उसी निर्गुण निराकार बिल्कुल से मिलने के शायद लिए इन्हीं भावनाओं के कारण आधुनिक युग की मीरा के रूप में जानी जाती हैं। और महादेवी वर्मा कवित्री तो है ही हैं, कवित्री के रूप में स्थापित हैं, लेकिन एक चूँकि आधुनिक युग है, वो गद्य युग है, तो गद्य के क्षेत्र में भी महादेवी वर्मा की उतनी ही पकड़ है, उतनी ही महिमा है, उतनी ही महत्ता है। गद्यकार के रूप में भी उनकी बड़ी सफल रही हैं। और हम यहाँ उनकी गद्य रचनाओं पर यदि नज़र डालें तो संस्मरण और रेखा चित्र के रूप में विशेष प्रसिद्धि उन्हें मिली है। तो स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार उनके संस्मरण हैं, क्षणदा, पथ के साथी और अतीत के चलचित्र उनके रेखाचित्र संग्रह हैं। और एक निबंध संग्रह भी है, वह है श्रृंखला की कड़ियाँ। इन्हें जीवन में पुरस्कार नीरजा पर सेक्सरिया पुरस्कार, यामा पर मंगला प्रसाद पारितोषिक और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी ये सम्मानित रही हैं। अब ये 4 कवियों की हमने बात की। जयशंकर प्रसाद, उनका संक्षिप्त परिचय हमने विद्यार्थियों को दिया, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो 4 ये जो हैं, इसके अलावा और कवि भी हैं, लेकिन हमने बाद में उनकी बात करेंगे। ये 4 प्रतिनिधि कवि के रूप में छायावाद के जाने जाते हैं। अब आइए छायावाद की जो परिभाषाएं हमने देखी, उसका प्रवर्तक देखा, इन कवियों को देखा, उन कवियों की कविताओं की विशेषताएं संक्षेप में हमने जानने की कोशिश की। इन्हीं के आधार पर विद्वानों ने छायावाद की कुछ प्रवृत्तियां जो हैं वो निर्धारित की हैं। तो उन प्रवृत्तियों पर एक नज़र हम डाल लेते हैं। तो सबसे पहली जो है प्रवृत्ति, वो है प्रकृति का चित्रण और प्रकृति का मानवीकरण। दूसरी विशेषता है स्वानुभूति की अभिव्यक्ति। तीसरी विशेषता है दुख और वेदना की अभिव्यक्ति, राष्ट्र प्रेम की भावना, रहस्य की भावना, नारी भावना, चित्रात्मकता और संस्कृत मिश्रित तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिकतर इन कवियों ने अपनी कविताओं में किया है। चूँकि भाषा को उस द्विवेदी युग की जो भाषा थी उससे अलग सूक्ष्म बनाना था, तो इसलिए इन्होंने भाषा के क्षेत्र में भी बड़ा परिवर्तन किया है। अब प्रकृति की बात करें तो प्रकृति, आपने कहा कि सुमित्रानंद पंत की बात आपने की कि कैसे उनका जन्म ही प्रकृति की गोद में हुआ और उन्होंने विवाह नहीं किया, नहीं, उन्होंने संबंध जोड़े। और एक ही नहीं, वो सखी का संबंध हो, पत्नी का संबंध हो, माता पिता, जीवन में जितने भी संबंध हैं वो सारे संबंध उन्होंने प्रकृति के साथ जोड़े। उन्होंने विवाह किया लेकिन प्रकृति से किया। और इतनी प्रिय थी उन्हें प्रकृति कि नारी का सौंदर्य जो है इस संसार में जो दुनिया को लुभाता है वो पंत को नहीं लुभा पाया। उन्होंने कहा कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। लेकिन ये ठीक है कि बाद में उन्हें वो जब प्रगतिवादी दुनिया में प्रवेश करते हैं और ताज जैसी कविताएं लिखते हैं और वहाँ मनुष्य के जीवन को वो ज़्यादा महत्व देते हैं, तब वहाँ लिखते हैं कि ठीक है, प्रकृति सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। तो पंत इस प्रकार प्रकृति से और मानव के सौंदर्य तक की जो यात्रा करते हैं उसमें ये पंक्तियाँ। अब पंत की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ प्रवृत्तियों की चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का वर्णन तो करते हैं कवि, लेकिन प्रकृति का वर्णन इस ढंग से करते हैं कि वो प्रकृति न रहकर एक मनुष्य के रूप में कार्य करती हुई हमें दिखाई देती है। और अधिकतर हम उदाहरण के रूप में इन्हीं पंक्तियों को देते हैं। तो मैंने भी विद्यार्थियों को लक्ष्य में रखकर वही पंक्तियाँ रखी हैं कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब यहाँ पर जो उषा है, सुबह है, वो सुबह को कवि ने एक नारी के रूप में, अंबर जो है वो एक पनघट है और आसमान में चमकने वाले तारे जो हैं उस उषा रूपी नागरी के घड़े हैं जिनको वो पानी भरने के लिए आसमान में डुबो रही है। बड़ी प्रकृति का मानवीकरण से एकदम चित्रात्मकता और सारे गुण जो हैं इस पंक्तियों में। अब दुख और वेदना, दूसरी चीज़ जो है प्रकृति के अलावा वो दुख और वेदना, वो हमने आपने कहा कि निराला में भी वो चीज़ रही, महादेवी वर्मा के जीवन में भी रही, प्रसाद के जीवन में भी रही, और पंत तो इस आपने पहले भी इन पंक्तियों का उल्लेख कर दिया कि वियोगी होगा पहला कवि,
आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। विरह वेदना कितनी प्रिय है, और ये भी देखने की बात मैंने पहले कहा भी कि इनके व्यक्तिगत जो विरह वेदना है वो कैसे कविता के अंत में जाते जाते सारे संसार की करुणा बन जाता है। तो अब एक और विशेषता है, वो है राष्ट्र प्रेम की भावना। अब चूँकि आपने कहा कि कवि जो है अपने आसपास के समाज से ही प्रभावित होता है और कविता में वही व्यक्त होता है जो कुछ वह अनुभव करता है, तो ये 1918 से 1936 जो छायावाद का समय है, यह समय जो है भारतवर्ष में ऐसा समय था जब आज़ादी की लड़ाई अपनी चरम सीमा पर थी। तो उस समय इन कवियों ने जो है उस राष्ट्र प्रेम को भी अभिव्यक्त किया है। ये अपने कर्म से कैसे बचे रह सकते थे, उन्होंने उस राष्ट्र प्रेम की भावना, भले ही कहीं कहीं ये बीती विभावरी जो पढ़ी हमने कविता, ये भी कहीं ना कहीं एक जागरण गीत भी है जी। तो प्रत्यक्ष रूप से भी सही और परोक्ष रूप से भी सही, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र प्रेम की भावना जो है वो प्रमुख भावना के रूप में भी आ जाती है। और ये उनके नाटक चंद्रगुप्त की कुछ पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। इसके अलावा राष्ट्र प्रेम की एक बहुत अच्छी कविता मुझे लगती है, और वो अक्सर पहले मैं जब पढ़ता था स्कूलों में तो वहाँ दूरदर्शन पर अक्सर ये चित्रात्मक कविता आ जाती थी। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता जो है, अब इससे ज़्यादा तो इसे नाजुक और इससे अभिव्यक्ति में सशक्त कविता जो है भावनाओं की, वो मुझे, हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ कविताएं हैं, लेकिन वीरों का कैसा बसंत या झांसी की रानी की, उनमें भी वो राष्ट्रीय भावना ज़बरदस्त है। लेकिन ये कविता जो है ये इसकी अपनी अलग विशेषता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि मैं डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। ये एक फूल सोचता है, एक पुष्प सोचता है, पुष्प की अभिलाष। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तू फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। ये राष्ट्र प्रेम की भावना हर एक कवि में कहीं ना कहीं सुसुप्त रूप में रहती है, लेकिन जब व्यक्त होती है तो अपनी सारी विशेषताओं के साथ। नारी भावना की बात करें तो नारी पर जो है आदिकाल से हम देखते हैं कि नारी को किस किस रूप में समाज में जो स्थिति रही है उसकी छवि कविताओं के माध्यम से भी व्यक्त होती रही है। वो चाहे संत कविता में हो या रीतिकाल में नारी का जो रूप हो, या आधुनिक युग में नारी का जो रूप हो, मैथिली शरण गुप्त का जो नारी का रूप हो, या पंत का हो, लेकिन छायावादी कवियों ने नारी का जो एक श्रद्धामय रूप रखा, वो पंक्ति जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियाँ जो हैं एकदम सटीक मालूम पड़ी, और इसीलिए मैंने बस कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, सारी विशेषताएं हटा दी। ना अबला हैं, ना भक्ति काल की, ना उस प्रकार की, ना रीति काल की। नारी जो है और कैसी है, इस जीवन के लिए पीयूष स्रोत अमृत हैं। अमृत इस जीवन में यदि अमृत है, यह जीवन यदि जीवन है, जीवंत है, तो बिकॉज ऑफ नारी। इस प्रकार से नारी की जो स्थापना है वो छायावादी कवियों की अपनी एक अलग विशेषता है। उसके बाद छायावाद की 4 कवि प्रवृत्तियाँ, और अन्य कवियों में हम देखते हैं कि इन 4 कवियों के अलावा राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल और मोहनलाल महतो। तो ये छायावाद के कवि, छायावाद की परिभाषाएं, छायावाद का समय, छायावाद का प्रवर्तक, और 4 कवियों का संक्षेप परिचय, उनकी रचनाओं का परिचय, उनकी रचनाओं की जो केंद्रीय विशेषता है उस पर मैडम ने बात की, और इनकी प्रवृत्तियां जो रहीं उन प्रवृत्तियों को भी हमने, सारी प्रवृत्तियों को तो नहीं ले सके, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों को हमने आपके सामने रखा। विद्यार्थी इससे ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। उनके कुछ अन्य कवियों की भी लिस्ट हमने दिखाई, और अंत में जो है कि छायावादी काव्य का जो दर्शन है वो क्या है,
वो जयशंकर प्रसाद की कामायनी, जो बार शुरू में हमने उसकी जी। बात कही थी कि छायावाद की ही नहीं बल्कि आधुनिक युग की वो महत्वपूर्ण रचना है। उस रचना में, उस कामायनी में जो 15 सर्ग हैं, और 15 सर्ग चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, इन 15 जो मनुष्य के भाव हैं वही स्वर्ग के रूप में हैं। और उन सर्गों में से काम सर्ग जो है उसकी ये पंक्तियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं, और जीवन का सारा सच जो दर्शन जो देश विदेश नहीं, दुनिया के सारे कवि, सारे रचनाकार इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्व कर्म रंग स्थल है परंपरा लग रही यहाँ, ठहरा जिसमें जितना बल है, ठहरा जिसमें जितना बल है। मैं समझता हूँ कि छायावाद के लिए हम विस्तार से या गहराई से उतनी चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन चूँकि विद्यार्थियों के लिए प्रोग्राम है, विद्यार्थियों ने अगर इससे थोड़ा सा भी लाभ लिया हो तो हमारा ये प्रयास सार्थक रहेगा। नमस्कार। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ, સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।